हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज मैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 करने जा रहे हैं और ये है लेजिस्लेचर। ठीक है, सो हम लेजिस्लेचर में देखेंगे किस तरह से इंडिया में लॉ बनाया जाता है, लेजिस्लेचर किस तरह से वर्क करता है, क्यों हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. आपको पता है कि गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सो एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है? लॉ मेकिंग बॉडी, और दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, और वही लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव, इस ऑर्गन को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एंड देन देयर इज जुडिशरी ऑल्सो, सो विल डील विद दिस आफ्टर नेक्स्ट। बट हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, या वो पार्लियामेंट को, जिसे हम इंडिया में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो पार्लियामेंट, हम अब सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा बुक में कि व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट। देखो, सबसे पहले तो हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, इसका पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ ए फोरम वेयर मिनिस्टर्स गेट टुगेदर, डिस्कस एंड क्वेश्चन द वर्क डन बाय देम। अब यहाँ पे डिस्कशन होता है, जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं एंड देन दे डिस्कस टुगेदर, डिस्कस क्वेश्चंस दैट इज रेज्ड बाय एनी मेंबर्स। जो भी मेंबर्स क्वेश्चन रेज करते हैं और डिस्कस, सो इट इज़ अ हाउस ऑफ डिस्कशन मेनली, और इस डिस्कशन के थ्रू वी कम टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट इज रिक्वायर फॉर लॉ मेकिंग। मैंने बताया ना कि लॉ मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ नीडेड टू फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो किसके लिए रूल्स बनाता है? लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए ये बनाता है। थर्ड है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विदाउट पार्लियामेंट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव। देखो, आज हम 2 तरह का डेमोक्रेसी होता है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग खुद जाके लॉ बनाते हैं, और वो पॉसिबल अभी नहीं है क्योंकि आज सारे स्टेट बहुत बड़े बड़े स्टेट हो गए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर फॉर मेकिंग लॉज। तो इसलिए आज हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, जहाँ पे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजते हैं और वो लोग हमारे लिए लॉ बनाते हैं। तो यही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विदाउट पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट मतलब वो प्लेस होना चाहिए जहाँ पे कि लोग चुन के जाएं, और जहाँ पे तो इसलिए हमें चाहिए क्योंकि आज हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल जो होता है दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एंड सेंड टू पार्लियामेंट। सो वी नीड अ पार्लियामेंट वेयर द मिनिस्टर्स जो थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें। सो इसीलिए ये भी इसीलिए दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई वी नीड ए पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, और व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट डिक्लाइनिंग। ऐसा माना जाता है कि पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या कारण है? स्पेशली इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, क्या है कि देयर हैज़ बीन फ्रीक्वेंट वॉकआउट, धारनास, प्रोटेस्ट एंड नो पार्लियामेंट्री वर्क इज डन ऑन टाइम। देखो, क्या है कि एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा वॉकआउट होते हैं, यानी मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी को अपोज करते हुए वॉकआउट कर लेते हैं पार्लियामेंट से, और इस तरह से हेल्दी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाता है। धारणा मतलब होता है कि उन लोग धारणा देते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है इन सारी चीज़ों में, और पार्लियामेंट अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। So that is the reason why we call that the importance of parliament is declining because of lot of obstruction, because of walkout, dharna and protest. Next जो है कि in India cabinet initiate policy set। देखो, कैबिनेट में यहाँ पे कौन है हमें समझना है। कैबिनेट क्या होता है? आपको पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब लोकसभा जो है
लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होता है, मान लो हम ये लोकसभा है, लोकसभा में पीएम होता है और पीएम के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सारा लॉ जो होता है कैबिनेट बनाता है, वो सारा लॉ इनिशिएट भी करता है, एंड बिकॉज कैबिनेट गवर्नमेंट जो होता है उसको मेजोरिटी होता है लोकसभा में, सो दे कैन गेट एनी लॉ पास्ड। सो इनफैक्ट हम क्या देखते हैं कि इट इज़ द कैबिनेट इनिशिएट द पॉलिसी, सेट द एजेंडा कि क्या गवर्नमेंट का डिस्कशन होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट करना चाहिए, एंड कैरेज देम थ्रू। सो इनडायरेक्टली इट इज़ द कैबिनेट दैट कंट्रोल द पार्लियामेंट। कैबिनेट सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है एग्जीक्यूटिव में कैबिनेट क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं। स्पेशली रेलवे हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और ये लोग ही लॉ को इनिशिएट करते हैं, ये लोग ही लॉ को पास करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि इनका गवर्नमेंट होता है, इनका मेजोरिटी होता है, एंड बिकॉज ऑफ बाय डिंट ऑफ देयर मेजोरिटी दे कैन गेट एनी लॉज पास्ड। ऑपोजिशन जो मेंबर होते हैं वो चाहे भी तो इसको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इनका मेजोरिटी नहीं होता वहाँ पे। सो इसलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो पूरा लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है, just because they have majority in the house or just because it has majority in the house, ठीक है। so that is one of the reason why we say that parliament का जो importance है वो कम हो रहा है, क्योंकि parliament is not able to control entire minister, it is the government who control everything, and that is the reason why parliament role is declining, ठीक है। so next question क्या है? बाई कैमरल मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट में जो होता है दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर किसी भी कंट्री के पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं तो उसको हम बाई कैमरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में है लोकसभा राज्यसभा हो गया, इवन ब्रिटेन में है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन है, तो वहाँ पे बाई कैमरल है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि एडवांटेज क्या होता है बाई कैमरल होने का। सो कंट्री विद लार्ज साइज एंड डाइवर्सिटी गिव्स रिप्रेजेंटेशन। देखो एक एडवांटेज क्या है कि बड़े कंट्री जो होते हैं जहाँ पे कि बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, जैसे इंडिया में है, इंडिया में डिफरेंसेस क्यों है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, कलर है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, और भी लैंग्वेज के बेसिस पे है। तो ऐसे डाइवर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अनदर houses in parliament, so representative to all the section of society and all the section of society, ठीक है। so for this it need to have a house in parliament, to have two houses, क्योंकि इतने डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हाउस सफिशिएंट नहीं है, सो वी नीड सेकेंड हाउस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस इज रिकन्सिडर्ड बाय द सेकेंड हाउस। सो दूसरा पॉइंट क्या है? रिकन्सिडरेशन। जैसे मान लो क्योंकि कोई भी लॉज पास होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो इट अफेक्ट एवरीबडी इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, और इतना इंपॉर्टेंट चीज़ को हमें दोबारा रिकन्सिडर करना जरूरी है। सो ये काम जो होता है दूसरा हाउस करता है। सो इट मीन्स एवरी पॉलिसी और बिल इज डिस्कस्ड ट्वाइस, सो देयर इज डबल चेक ऑन एनी लॉज दैट इज मेड बाय पार्लियामेंट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो वी नीड टू हाउसेस इन द पार्लियामेंट। व्हाट इज यूनिकैमरल? अब देखो मान लो कि कुछ कंट्री में एक ही हाउसेस होते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट में जो है ना, सिर्फ 5 स्टेट को छोड़ के हम देखते हैं कि सिर्फ बाकी सारे स्टेटों में एक ही हाउसेस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। देखो वैसे तो स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में। जैसे इंडिया में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। तो जैसे मान लो कि पंजाब में यूपी एक बड़ा स्टेट है, तो यहाँ 2 हाउसेस हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो राज्यसभा जैसे होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है लोकसभा जैसे होता है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ स्टेट में जैसे छोटे स्टेट हैं, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। यहाँ दिल्ली में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो इस तरह से हम सब जगह हम ये नहीं देखते हैं सारे स्टेटों में कि सिर्फ तो अगर मान लो कि किसी कंट्री में legislature, if a legislature of any country or a state or federal unit has only one house, then it is called unicameral, ठीक है। जनरली स्मॉल स्टेट में होता है और जहाँ पे लेस डाइवर्सिटी होता है वहाँ पे है। सो ये हो गया। नेक्स्ट है कि नेम द स्टेट इन इंडिया हैविंग। तो जम्मू एंड कश्मीर अब हट गया है वैसे, तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। बाकी सारे स्टेटों में यहाँ पे कौन सा स्टेट है और कौन सा बाई कैमरल है, 2 हाउसेस है। नेक्स्ट है हमारा कि
विच आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉलोड इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस मतलब इंडिया में राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ब्रिटेन में अपर हाउस है। सीनेट जो है यूएसए में अपर हाउस है। तो इस तरह से अपर हाउस मतलब जिस कंट्री में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, एक अपर हाउस होता है और दूसरा जो होता है लोअर हाउस होता है, ठीक है। सो अपर हाउस इंडिया में राज्यसभा है, और राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन कैसे किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक होता है एसिमेट्रिकल और दूसरा जो होता है सिमेट्रिकल। सो एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि हियर स्टेट्स आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन द अपर हाउस और राज्यसभा इन इंडिया। members are elected on the basis of population and size in the state. For example, in India larger state like सो यहाँ पे स्टेट जो है नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड होता है। समझ में आया। अब देखो क्या होता है ना कि इंडिया में यूपी जो है बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा जो है, राज्यसभा में यूपी जो है बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, और गोवा जो है छोटा स्टेट है तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट को पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव फिक्स किया गया है और उसके अकॉर्डिंग वो राज्यसभा में अपने मेंबर को भेजते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया लार्जर स्टेट लाइक यूपी हैज मोर रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा देन द स्मॉलर स्टेट लाइक मणिपुर एंड नागालैंड। सो व्हाट डज इट शो कि हमारे यहाँ हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ राज्यसभा में। एंड अगर कोई भी अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंट्री में फॉलो किया जाता है अपर हाउस में तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। समझ में आया। और दूसरा होता है सिमेट्रिकल, जहाँ पे कि डजंट मैटर कोई स्टेट बड़ा हो या छोटा हो, सारे स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में आपको पता है कि जो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है, ठीक है। सीनेट जो है वो अपर हाउस है, वहाँ पे क्या है अपर हाउस है। और इसमें आपको पता है कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट दो दो मेंबर भेजता है इसके अंदर। तो देयर आर 100 मेंबर्स इन सीनेट। सो क्योंकि सारे स्टेट दो दो मेंबर भेजते हैं, इस तरह से यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। कोई इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट या कि इट डजंट मैटर वेदर स्टेट इज ए बिग और स्मॉल, चाहे स्टेट बड़ा हो छोटा हो, उसे दो ही पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज उसे दो ही रिप्रेजेंटेशन भेजना है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी अपर हाउस में होता है तो उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस तरह से दो हो गया। नेक्स्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा इंडिया में अपर हाउस है पार्लियामेंट, और इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। सो राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट। नेक्स्ट राज्यसभा कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेडिंग। देखो सबसे पहले इलेक्शन के बारे में देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली होता है। क्या होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। वोट्स ऑफ स्टेट states elect voters of state elect member of legislative assembly and the elected member of legislative assembly elect the member of Rajya Sabha। देखो क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि वोटर्स ऑफ स्टेट मतलब कि जैसे मान लो इंडिया में यूपी है या पंजाब है, तो वहाँ पे पंजाब का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसका मेंबर जो होता है उस मेंबर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर जो है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के लोग चुनते हैं उसे। एंड देन फाइनली जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो ये मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजता है कहाँ पे राज्यसभा में। तो इस तरह से राज्यसभा के जो मेंबर होता है दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट में, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। और ये लोग जो होते हैं जो चुन के आते हैं स्टेट में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट बना हुआ है वो गवर्नमेंट फाइनली क्या करता है कि अगर मान लो पंजाब को 5 सीट मिला हुआ है राज्यसभा में तो 5 मेंबर ये लोग चुन के भेजेंगे। और इस तरह से मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, रादर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो टेन्योर क्या होता है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5-6 ईयर्स के लिए होता है, याद रखना 6 साल के लिए चुने जाते हैं। All the members of the Rajya Sabha do not complete their terms at a same time. Every 2 years 1/3 members of Rajya Sabha resign। देखो क्या होता है ना, जैसे कि मान लो कि पंजाब ने अब देखो 9, मान लो कोई स्टेट ने 9 मेंबर भेजा,
कितने मेंबर? 9 मेंबर। से फॉर एग्जांपल पंजाब ने 9 मेंबर भेजा राज्यसभा में, ठीक है। अब 9 मेंबर में क्या होता है ना कि 1/3 मेंबर, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर। 1/3 मेंबर मतलब होता है 1/3 इंटू, यानी कि 3 मेंबर। सो हर 2 साल में ना 3 मेंबर रिजाइन कर देते हैं और इन 3 मेंबर को दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेज देता है। तो इस तरह से जैसे मान लो कि 250 मेंबर है, कहाँ पे? राज्यसभा में 250 मेंबर है, तो 1/3 मेंबर रिजाइन होते हैं एवरी 2 ईयर। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इसमें रिजाइन ये हो जाएंगे और 1/3 मेंबर अगेन फिर से चुन के भेज दिया जाता है। तो इस तरह से पहला स्लैब ये निकल गया आपका। अब बच्चा जो ये यहाँ पे थे वो आगे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे वाले फिर आगे आ जाते हैं, फिर ये जगह खाली हो जाता है, तो इसको 1/3 मेंबर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर को चुन के इसमें डाला जाता है। और इस तरह से 10 राज्यसभा नेवर फुल्ली डिजोल्व, कभी खत्म नहीं होता है, और इसीलिए इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। सो एडवांटेज क्या है राज्यसभा का, जो परमानेंट हाउस? सो जब मान लो कि लोकसभा डिजोल्व हो जाता है, इलेक्शंस आर येट टू बी हेल्ड, तो उस समय मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी डिस्कस्ड। तो इस तरह से अगर मान लो कि कभी राज्यसभा रिजाइन कर देता है, हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकता है राज्यसभा लोकसभा का रिजाइन करने का, और उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है इंपॉर्टेंट बिजनेस और मीटिंग को कंडक्ट कर सकता है। स्ट्रेंथ जो है 250 है, ठीक है, मैंने बताया 250। इसमें 238 जो होते हैं वो स्टेट भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजता है, और बाकी 12 मेंबर जो होता है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ऑन द टू दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर्स, सोशल साइंसेस और ये सब चीज़ में। यानी कि 12 मेंबर जो है वो जैसे सचिन चुन के जाते हैं राज्यसभा में, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है या उन्होंने उनको स्टेट लेजिस्लेचर नहीं भेजा, बल्कि इन 12 मेंबर में से कोई आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी भी 12 मेंबर को चुनता है, नॉमिनेट करता है, और ये जो हो सकते हैं ऐसे लोगों को चुनता है जो कि जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंस में, आर्ट्स में, सोशल सर्विसेज में, लिटरेचर में, ऐसे लोगों को चुन के भेजा जाता है। स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेंथ के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल फिक्सेस मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, और उसको कौन सा शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है कि राज्यसभा के में कितने मेंबर होने चाहिए, तो वो 4th शेड्यूल में जस्ट लर्न करना है इसको। राइट ए नोट ऑन लोकसभा। अब हम दूसरा हाउस देखते हैं लोकसभा, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। सो ये जो है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन पूरा कंट्री को हम क्या करते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हैं। जैसे मान लो पूरा इंडिया है, तो पूरा इंडिया को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में बांट रखा है, और हर एक, और इसको बोलते हैं इलेक्शन के पर्पस के लिए, और एक इस एरिया को बोलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुन के आता है। सो 543 सीट्स है राज्यसभा लोकसभा में, और 543 मेंबर चुन के आते हैं, और इस तरह से एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक मेंबर भेजता है, और दैट टू थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कितने, और दूसरी बात है डायरेक्ट इलेक्शन में इट इज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट है टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 5 ईयर के लिए चुने जाते हैं मैक्सिमम। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 ईयर के लिए, ठीक है। और द मैक्सिमम टर्म जो 5 ईयर होता है, लेकिन पहले भी डिजोल्व हो सकता है अगर उसका मेजोरिटी खत्म हो जाता है, तो हम देखेंगे क्या मेजोरिटी है, कैसे है। सो 5 ईयर तक टेन्योर होता है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बने रहने के लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब इंडिया में 543 मेंबर में से 273 मेजोरिटी होता है। अगर मेजोरिटी है तो सरकार चलेगा, अगर मान लो उसमें 2-3 एक मेंबर भी अगर निकल जाता है और सरकार को मेजोरिटी 273 का सपोर्ट नहीं होता है, तो उस समय सरकार को, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन इंडिया? सो देयर आर 543, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेटिव फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये। द बिल जो है, द बिल मतलब होता है कि प्रोपोजल फॉर द लॉ। जब लॉ नहीं बनता है उससे पहले जो प्रोपोजल होता है लॉ बनाने का, उसको हम बिल बोलते हैं। डिस्कस होता है, डिबेट होता है, और पार्लियामेंट इसको पास करता है। और उसके बाद पार्लियामेंट जब पास कर देता है, पार्लियामेंट दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास कर देता है, देन इट इज सेंड टू राज्यसभा एंड सेंड टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देता है देन इट बिकम ए लॉ। सो इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज परफॉर्म बाय द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये मिनिस्टर्स हो गए, सारे मिनिस्टर्स हो गए, इलेक्टेड मेंबर,
अब मिनिस्टर्स के नीचे जो होते हैं ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट होते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था कि सिविल सर्वेंट को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जैसे आईएएस सेक्रेटरी जो हो गए, ये सब लोग जो होते हैं, फिर उनसे नीचे और स्टाफ होते हैं और उनके नीचे भी और स्टाफ होते हैं, इस तरह से। सो हम देखते हैं कि लेकिन मिनिस्टर जो होते हैं उतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं कि किस तरह का बिल को प्रिपेयर करना चाहिए, तो दे टेक द हेल्प ऑफ द ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि सिविल सर्वेंट या सरकारी नौकरी करने वाले जो होते हैं, टॉप सेक्रेटरीज होते हैं, या उनकी मदद से उन लोग क्या करते हैं, बिल बनाते हैं। सो इट इज एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हु मेक द बिल, prepare the bill. It is to be remembered, ठीक है। So bill perform the bureaucracy under the supervision of the minister of concern. Cabinet plays important role in lawmaking. As the cabinet is a cabinet as the content and timing of the bill is decided by them. तो cabinet मतलब होता है जो important ministers होते हैं, cabinet minister बोलते हैं जिसको, उन लोग डिसाइड करते हैं कि बिल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अदर देन द मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस इन बिल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन दूसरे मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं जो अपोजिशन बैठे हुए हैं, लेकिन उनका चांस बहुत कम होता है पास होने का, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होता है, उनको 273 का सपोर्ट नहीं होता, मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट जो पार्लियामेंट का फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, देखो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये राज्यसभा हो गया और ये लोकसभा हो गया। अब इसी में गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इसमें काउंसिल मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, देन डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, इनको बोलते हैं हम तो। और एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सो पार्लियामेंट जो होता है ना, इनसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, और इनसे देखो क्या लिखा हुआ, ऑल द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट में, वो अकाउंटेबल होते हैं, मतलब जवाबदेही उनको, वेन एवर एनी क्वेश्चन इज पुट टू देम दे आर सपोज टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो इस तरह से पार्लियामेंट, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट को ये पता होता है कि हाँ हम जो गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो हमें पूछा जाएगा, वहाँ पे हमें जवाब देना होगा। सो दिस मेक द गवर्नमेंट अ बिट मोर रेस्पॉन्सिबल। सो इन दिस वे पार्लियामेंट कंट्रोल द government. So through this control parliament make sure that the executive does not overstep its authority. तो अगर मान लो कभी गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव जो है अपना पावर को मिसयूज करता है, तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड देयर बाय कंट्रोल देम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, पैसा से आपको गवर्नमेंट रेजेज मनी थ्रू द टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी रेज्ड ऑन वेरियस प्रोग्राम एंड पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कहाँ से गवर्नमेंट का पैसा आता है, टैक्स के थ्रू, और इस टैक्स को जो पैसा आता है उसको यूज करता है बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी बनाने में, लॉज बनाने में, इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन अब जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता कहाँ से है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जब जो मर्जी जितना पैसा निकाल के यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के गवर्नमेंट एक पैसा भी खर्चा नहीं कर सकता है। सो लेजिस्लेचर अप्रूव स्पेंडिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड रेजिंग ऑफ मनी थ्रू टैक्सेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू स्पेंड और इम्पोज इन। क्या ना कोई पैसा स्पेंड कर सकता है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, ना ही कोई टैक्सेस इम्पोज कर सकता है। एग्जीक्यूटिव को जो भी खर्चा करते हैं उसका सारा रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखना पड़ता है और डिस्कस किया जाता है, और इस तरह से पार्लियामेंट जो होता है वो गवर्नमेंट कहीं मिस स्पेंड तो नहीं किया या गलत तरीके से खर्चा तो नहीं किया, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, ये भी एक अनदर फंक्शन है कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट रीजन्स को, रिलीजन को, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ द कंट्री। तो हम पार्लियामेंट में मान लो कि कोई एरिया के मिनिस्टर आते हैं तो वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई रिलीजन के मिनिस्टर आते हैं तो वो अपने रिलीजन को, ये रिप्रेजेंट, कास्ट हो गया, इकोनॉमिक, रिच पुअर। तो इस तरह से पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, रिप्रेजेंट करते हैं अपने एरिया को। डिबेटिंग फंक्शन, आपको पता है कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन होता है, कोई भी मैटर जो होता है वहाँ पे रेज किया जाता है एंड देन दे आर डिस्कस थरली। देर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द डिस्कशन, मेंबर आर फ्री टू स्पीक, कोई मेंबर कुछ भी बोल सकता है बिना कोई डर के। और द डिसीजन दैट इज मेड थ्रू दीज डिबेट एंड डिस्कशन जो होता है वो एक तरह से अच्छा और डेमोक्रेटिक होता है, सबसे बड़ी बात है। और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होता है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है, और इस चेंजेस को हम बोलते हैं अमेंडमेंट बोलते हैं। फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउस हैव द सिमिलर पावर, क्योंकि अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और इसे स्पेशल मेजोरिटी डिपेंड करता है किस तरह का अमेंडमेंट ला रहे हो। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, 3 तरह के
केसेस होते हैं दैट कैन बी अमेंडेड, वन विथ सिंपल मेजोरिटी, वन विथ 2/3 मेजोरिटी एंड फाइनली 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट. सो वी विल डिस्कस दिस इन लास्ट चैप्टर इन डिटेल. सो ये भी फंक्शन है पार्लियामेंट का. इलेक्ट्रल फंक्शन मतलब होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं उन लोग, ये इलेक्ट्रल फंक्शन है उनका पार्लियामेंट का. नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शन. जुडिशियल फंक्शन मतलब किस तरह से जज को देखो, प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को हटाना, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हटाना, ये इनको हटाने का जो इनिशिएटिव लिया जाता है वो पार्लियामेंट, और दैट कैन बी टेकन बाई पार्लियामेंट ओनली, डिस्कस इन पार्लियामेंट. और इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट मतलब एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हम हटा सकते हैं उस प्रोसीजर को. और ये प्रोसीजर होता है वो पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है और फिर डिस्कस होता है. एंड फाइनली अगर इट इज फाउंड दैट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, देन सच person can be impeached or can be removed. So difference between the power of Lok Sabha and Rajya Sabha. देखो राज्यसभा का क्या पावर है, ठीक है. सो राज्यसभा का पावर हम देखते हैं, मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडेड इन द लिस्ट, इन द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. आपको पता है कि इंडिया में पावर डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर है. सो डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि उसके लिए हमने 3 लिस्ट बना रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. देखो यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और 97 सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट मतलब होता है कि तो ये जैसे कि रेलवे हो गया, फाइनेंस हो गया, करेंसी हो गया, ये सारे इसके अंदर आता है, फॉरेन अफेयर हो गया. और इन सारे सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है, ठीक है. सो एक ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून बनाने का. उसके बाद दूसरा है कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ सब्जेक्ट मेंशन है और इन सारे पे जैसे कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ठीक है. लेकिन अगर मान लो कभी झगड़ा होता है तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है. तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन यूनियन लिस्ट ऑल्सो एंड कंकरेंट लिस्ट ऑल्सो. तो ये यहाँ उसके बाद क्या है कि अप्रूव बजट, मतलब कभी बजट जो होता है एवरी ईयर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में बजट रखना पड़ता है और जब तक ये अप्रूव नहीं होता है पार्लियामेंट उसमें एक पैसा भी खर्चा, गवर्नमेंट में एक पैसा भी खर्चा नहीं कर सकता. तो ये भी काम पार्लियामेंट का है. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर जो होता है वो भी लोकसभा का है अमेंड करने का, और राज्यसभा का भी है, ऐसी बात नहीं है. कंट्रोल एग्जीक्यूटिव मैंने पूछा था, अब मैंने ऊपर बताया था, तो ये भी पावर आपका लोकसभा का है कि वो क्वेश्चन पुट कर सकता है गवर्नमेंट को, और इस तरह से दे कैन पास द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट गवर्नमेंट. अगर मान लो कि लोकसभा को ऐसा लगता है कि सरकार को मेजोरिटी नहीं जितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो दे कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. और जब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इस तरह का मोशन हाउस में, तो उस समय हाउस को अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है, और अगर नहीं कर पाए तो रिजाइन कर देते हैं. तो सो ये सारे पावर है आपका लोकसभा का. प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता है, वो इसका अप्रूवल लोकसभा को लेना, लोकसभा के थ्रू ही आता है, तभी वो कर सकता है. तो ये भी पावर है लोकसभा का. इलेक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो ये भी मैंने ऊपर देखा था. स्टैब्लिश कमीशन एंड कमेटी, अगर मान लो कोई इशू जाता है उस पर अगर गवर्नमेंट को सही से जानकारी लेना होता है तो दे फॉर्म कमेटी एंड कमीशंस, और वो कमीशन जो होता है उस टॉपिक को, उस इशूज़ को डिस्कस करते हैं, उस इशू को थॉरली स्टडी करते हैं एंड देन उस रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में रखते हैं और पार्लियामेंट उसको डिस्कस करता है, लोकसभा, ठीक है. सो ये है. राज्यसभा का क्या पावर है. सो देखो कंसीडर अप्रूवल ऑफ नॉन मनी बिल. आपको बताया कि इंडिया में 2 तरह के, देयर आर 2 टाइप ऑफ बिल, मनी बिल एंड नॉन मनी बिल. तो मनी बिल जो होता है मनी बिल और नॉन मनी बिल, ठीक है. मनी बिल मतलब वो बिल जो पैसे से रिलेटेड होता है, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है. नॉन मनी बिल जो होता है दूसरा, अदर देन द मनी, एनी बिल दैट इज अदर देन द मनी बिल इज कॉल्ड नॉन मनी बिल. सो मनी बिल जो होता है वो तो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट लोकसभा में ओनली आफ्टर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो इसको ज़रूरी नहीं है कि देखो कंसिडर अप्रूव मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट. देखो मनी बिल कैन बी अमेंडेड, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ठीक है. मनी बिल को हम सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. सो मनी बिल के ऊपर राज्यसभा को उतना पावर नहीं होता है, लेकिन हाँ नॉन मनी बिल के ऊपर
और इक्वल पावर होता है। तो इस तरह से अगर मान लो कि कोई भी बिल, नॉन मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में एंड सेंड टू राज्यसभा, तो राज्यसभा हो सकता है कि उसको डिस्कस करे और उसमें अमेंडमेंट के लिए मांगे। हाँ, तो बिना उसके अप्रूवल के नॉन मनी बिल पास नहीं होता है। सो बट मनी बिल कैन पास कर सकते हैं। मनी बिल के लिए सिर्फ राज्यसभा को 14 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर वो पास नहीं किया तो ये मान लिया जाता है कि वो पास कर दिया। सो इस तरह से पहला पॉइंट समझ में आ गया। अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए दोनों हाउस का रजामंदी जरूरी है, तो यहाँ पे भी राज्यसभा ये करता है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट से, और इस तरह से कंट्रोल करता है उसको। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो इम्पीचमेंट होता है उसमें भी राज्यसभा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। उसके बाद इट कैन गिव यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब इसमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन है जिसमें कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के कानून बनाता है, लेकिन ना सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो इसमें से ऐसा कुछ, अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कुछ सब्जेक्ट जो है इसमें है मेंशन है लेकिन वो अब नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ से हटा के यूनियन लिस्ट में डाल सकते हैं राज्यसभा अगर अप्रूव करता है तो। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इवन ऑन द सब्जेक्ट दैट इज मेंशन इन स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा थिंक्स सो और अप्रूव इट। ठीक है। सो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं आपके। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा का क्या स्पेशल पावर हम देखते हैं इसमें। व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। सो हम इसको करते हैं, राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट इन इंडिया, देयर फॉर एनी मैटर रिगार्डिंग स्टेट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा। देखो आपको बताया था ना, राज्यसभा का जो मेंबर होता है स्टेट गवर्नमेंट चुन के भेजता है, इसलिए अगर कोई भी, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी मैटर स्टेट का होता है तो राज्यसभा में जाता है। इफ द यूनियन पार्लियामेंट वांट टू रिमूव एनी मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड वांट टू ऐड इन यूनियन और कंकरेंट लिस्ट, देन इट हैज़ टू टेक अप्रूवल ऑफ राज्यसभा का। मान लो मैंने अभी बताया था ना कि कंकरेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट होता है, सॉरी कंकरेंट नहीं, स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट होता है ना जो कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है, तो अगर इन लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट को हटा के यूनियन लिस्ट में डालना है तो बिना राज्यसभा के परमिशन के नहीं कर सकता। तो ये है आपका स्पेशल पावर। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, इनिशिएटेड, अमेंडेड और रिजेक्टेड ओनली इन राज्यसभा। तो मनी बिल के पूरा जो पावर होता है वो लोकसभा का होता है। वो मनी बिल जो होता है लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगर अमेंड करना है मनी बिल को या रिजेक्ट करना है तो ओनली लोकसभा का इंट्रोड्यूस हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू ओनली लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट जो होता है ना, वो आपका सिर्फ लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा को। तो इस तरह से ये भी एक पावर जो है वो हम देखते हैं कि लोकसभा के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट स्पीयर्स डू लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर। तो किस फील्ड में हम देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा का इक्वल पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग में, जब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना हो तो दोनों का इक्वल पावर होता है। इम्पीचिंग प्रेसिडेंट एंड और को भी हटाने के लिए अगर हम देखा जाए तो दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों को इक्वल पावर होता है। और नॉन मनी बिल मतलब कोई भी बिल अदर देन मनी बिल जो होता है ना, उसमें दोनों को इक्वल पावर होता है। 3 फील्ड में हम देखते हैं, पहला तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, दूसरा है इम्पीचमेंट में, और तीसरा नॉन मनी बिल में। व्हाट आर द 3 स्टेजेज ऑफ बिल बिकमिंग ए लॉ। कैसे एक बिल लॉ बनता है, क्या क्या कौन से स्टेजेस पास करने के बाद कोई भी बिल लॉ बनता है। सो बिल क्या होता है, एक ड्राफ्ट फॉर द प्रपोजल ऑफ लॉ। सो कोई भी प्रपोजल होता है जो लॉ को बनाने के लिए होता है, ऐसे को हम बिल बोलते हैं। ठीक है। बिफोर बिल इज इंट्रोड्यूस से पार्लियामेंट देयर इज ए लॉट ऑफ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। देखो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले मीडिया में या न्यूज़पेपर में उसका डिबेट होता है कि ये बिल की क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। पोलिटिकल पार्टी, सिटीजन्स फोरम, इंटरेस्ट ग्रुप और मीडिया डिस्कस द बिल। तो इस तरह से बिल को डिस्कस करता है। आफ्टर द बिल इज प्रिपेयर्ड इट इज इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा राज्यसभा।
बिल होता है जब भी प्रिपेयर करने के बाद लोकसभा या राज्यसभा किसी में इंट्रोड्यूस हो सकता है अगर वो नॉन मनी बिल है, और मनी बिल होता है तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द हाउस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिल। सो जब जैसे इंट्रोड्यूस हुआ ना उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। बट आफ्टर ए मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल इंट्रोड्यूसेड इट मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा वेन इट इज पास्ड सेंट टू राज्यसभा, ठीक है। तो नॉर्मल बिल जो होता है वो कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और इंट्रोडक्शन को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, लेकिन मनी बिल जो होता है सिर्फ लोकसभा में होता है और लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है। सेकंड बिल जो होता है, सेकंड स्टेज होता है बिल इज सेंट टू द कमेटी और डिस्कस इन द हाउस। अब मान लो कि यहाँ बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ बिल। अब इंट्रोडक्शन को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में चाहे तो हाउस डिस्कस कर सकता है, ठीक है, या इसको कमेटी में भेज सकता है। कमेटी जैसे फाइनेंस कमेटी हो गया, डिफेंस कमेटी हो गया, वहाँ कमेटी में भेज दिया जाता है, ठीक है। सो लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन टेक प्लेस इन द कमेटी, और कमेटी उसको थॉरली डिस्कस करता है, डिस्कस करके उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, वो सारी चीज़ रिपोर्ट बना के वापस हाउस में भेज देता है। और जब वापस हाउस में भेजता है कमेटी तो जनरली क्या होता है कि विथ लिटिल डिस्कशन उसको बिल जो होता है ना टेकन अप, सो डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल इज टेकन अप फॉर द हाउस। उसके बाद जब रिपोर्ट आता है उसको डिटेल डिस्कस किया जाता है वहाँ पे, और जनरली जो कमेटी ने जो सुझाव दिया उसको गवर्नमेंट मान लेते हैं। थर्ड स्टेज क्या होता है, बिल इज पुट टू वोट, उसके बाद वोटिंग होता है, अगर पास हो गया तो पास हो जाता है, सेकंड हाउस में भेजा जाता है, अगर नहीं पास हुआ तो फिर देयर इज डिसएग्रीमेंट, सो सम प्रोसेस टेक प्लेस। देखो द बिल इज पुट टू द वोट इफ इट इज पास बाय मेजोरिटी ऑफ देन सेंट टू अदर हाउस, सम प्रोसेस टेक प्लेस, इट इज डिस्कस्ड एंड पुट टू वोट इन द राज्यसभा। अगर वहाँ से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के बाद वो लॉ बन जाता है। अगर मान लो कि राज्यसभा ने मना कर दिया कि हाँ पास नहीं किया तो उस समय डिसएग्रीमेंट होता है। ये डिसएग्रीमेंट सिर्फ नॉन मनी बिल में हो सकता है, मनी बिल में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर वापस करना होता है, और अगर नहीं करता तो ये मान लिया था कि पास कर दिया गया एंड देन सेंड टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट साइन कर देता है। लेकिन अगर नॉन मनी बिल है तो उसमें क्या होता है कि ज्वाइंट सेशन होता है दोनों हाउसेस का, ज्वाइंट सेशन, और ज्वाइंट सेशन में फिर बहुत चांसेस होता है कि लोकसभा उस बिल को पास करा दे क्योंकि उसका मेजोरिटी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल, अब कौन कौन से होता है ऑन द बेसिस ऑफ हु इंट्रोड्यूसेस इट। एक तो प्राइवेट मेंबर बिल, सो नॉन मिनिस्टर जो होते हैं ना अगर बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट में नहीं है उन लोग अपोजिशन वगैरह, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अगर मान लो कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अगर उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बिल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, पैसा के रिलेटेड जो बिल को हम क्लासीफाई करते हैं मनी बिल और नॉन मनी बिल, ठीक है, हमने पहले भी इसके बारे में बता रखा हूँ मैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब होता है अगर कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना, तो उस बिल को हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, ठीक है, ये भी एक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल के रिगार्ड पावर मैंने अभी बताया था कि मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, तो राज्यसभा के पास कम पावर होता है मनी बिल के बारे में, खाली डिस्कस कर सकते हैं। और जब लोकसभा पास कर देता है तो जब भेजा जाता है राज्यसभा में तो राज्यसभा जो होता है उसको 14 दिन तक ओनली फॉर 14 डेज इट कैन डिस्कस द बिल और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन उस अगर पास कर देता है तो देन इट इज सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर बिल। प्रेसिडेंट कोई मना नहीं करता है कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। और दूसरी बात, अगर मान लो कि 14 डेज के अंदर पास नहीं करता है तो हम एज्यूम कर देते हैं कि वो पास कर दिया एंड देन सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंस। तो इस तरह से राज्यसभा को मनी बिल के ऊपर बहुत कम पावर है, सिर्फ डिस्कशन का पावर है। व्हाट आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, क्या क्या प्रोविजन मिलता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो देयर आर प्रिविलेजेस और फ्रीडम विच आर गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या फ्रीडम है, सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बिना कोई डर के काम कर सके, इसलिए कुछ पावर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है a member for whatever the member may have said in the legislature में जो भी मेंबर कुछ भी बोला हो उस पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर हम एक्शन लेते तो फिर उन लोग डर डर के बोलेंगे, फिर कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी बातों को पार्लियामेंट में रख पाएंगे। दिस हेल्प द मेंबर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ ओवर एग्जीक्यूटिव, किस तरह से पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को यानी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट कंट्रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स मेकिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू एवरीथिंग इट डज
एज ए गवर्नमेंट एंड मेक श्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस यूज द पावर एंड अथॉरिटी। देखो क्या मकसद होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, कि पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव जो है ना वो जिम्मेदार हो, जवाबदेही हो, अकाउंटेबल हो, किसके, गवर्नमेंट आई मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। और जो भी करता है वो इसमें वो मेक श्योर दैट कि वो अपने पावर अथॉरिटी को मिसयूज नहीं कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, सो उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देयर आर मेनी वे थ्रू विच लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब याद रखना क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन, देखो डिस्कशन होता है, आपको पता है पार्लियामेंट में एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, और डिलिब्रेशन डिस्कशन टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट एंड थ्रू दिस डिस्कशन डिलिब्रेशन जनरली पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कैसे, सो बिसाइड दिस कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू क्वेश्चन आवर, 0 आवर और हाफ एन आवर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग से। सो क्वेश्चन आवर क्या होता है, इट इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट वेयर द मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन रेज बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन आवर मतलब जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट का, आपको पता है कि थ्रू आउट द ईयर वो नहीं बैठते हैं, सेशन होता है विंटर सेशन, मानसून सेशन, तो उस समय जब भी सेशन होता है उस समय पार्लियामेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट द मिनिस्टर्स हैव टू रेस्पॉन्ड, जो भी क्वेश्चन उनसे पुट किया जाता है उनको आंसर देना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आवर में पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। 0 आवर क्या होता है, इट इज़ a 0 आवर दैट द मेंबर आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इंपॉर्टेंट बट द मिनिस्टर आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। देखो इसमें भी कोई भी मेंबर कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकता है गवर्नमेंट से, लेकिन पहले के मुकाबले इसमें आंसर देने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। थर्ड है हाफ एन आवर डिस्कशन, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस है, कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है वर्ल्ड में, कंट्री में, तो उसके ऊपर डिस्कस करना है तो हम हाफ एन आवर डिस्कशन ले सकते हैं। और फाइनली एडजॉर्नमेंट मोशन भी होता है, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब आपको पता है कि बजट जो होता है वो पार्लियामेंट पास करता है, और गवर्नमेंट एक भी रुपया खर्चा नहीं कर सकता बिना अनटिल अनलेस इट हैज बीन पास बाय पार्लियामेंट। सो ये और मोर ओवर बजट को डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, देयर डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द बजट, एंड इन दिस वे गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको पता है कि जो भी वो खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट करता है, उससे रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, और कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये लोग सारे रिसिप्ट को, बिल को चेक करते हैं, और उसके बाद तो इस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कि वो पैसा कितना मिले उसे और कैसे खर्चा करे उसको, ठीक है, वो मिसयूज ना कर सके वो पैसे को। सो नेक्स्ट है अप्रूवल एंड द रेट्रीब्यूशन ऑफ लॉ। अप्रूवल एंड रेट्रीब्यूशन ऑफ लॉ, अप्रूवल एंड रेट्रीब्यूशन ऑफ, तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉ। सो देखो लॉ जो बनाया जाता है डिस्कस होता है, डिस्कस होने के बाद जब पार्लियामेंट उसको पास करता है तभी वो लॉ बनता है। सो बिल कैन बिकम लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मान लो गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी इन द लोकसभा, देन इट कैन इजीली गेट द बिल पास्ड, क्योंकि कोई भी बिल को पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए। अगर मान लो जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट अगर है तो उसका मेजोरिटी जरूर होता है और वो इजीली बिल को पास कराता है। मान लो कि बट मेजोरिटी इन लोकसभा इज नॉट एनफ, इट शुड हैव सपोर्ट इन राज्यसभा। जैसे मान लो कोई भी बिल जो होता है, कोई भी लॉ जो बनता है, पहले मान लो कि लोकसभा में वो लॉ बनाया गया, लोकसभा में बनाने के बाद मेजोरिटी से पास हो गया, देन इट सेंड टू राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में भेजा जाता है, एंड इट ऑल्सो हैज़ टू बी पास बाई राज्यसभा विथ मेजोरिटी, सो तभी वो लॉ बनता है, देन सेंड टू प्रेसिडेंट एंड फाइनली इट बिकम्स ए लॉ। अगर वो दो तरह के बिल होते हैं, मनी बिल और नॉन मनी बिल। अगर नॉन मनी बिल होता है तो राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी है, और अगर मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसको पास करे या ना करे 14 डेज के बाद इसको मान लिया जाता है कि वो पास कर दिया, एंड देन इट सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, ठीक है। और अगर वो मनी बिल, नॉन मनी बिल है तो देन ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, जिसमें कि इसको हम डिसाइड करते हैं कि जिसमें आमतौर पर लोकसभा का ज़्यादा मेजोरिटी होता है और पास हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए
फोर्थ पॉइंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। द लोकसभा हैज द पावर टू पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट इफ इट थिंक्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजोरिटी सपोर्ट इन द हाउस। देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि कोई भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब जैसे कि मान लो कि ये है आपका लोकसभा है, लोकसभा में अगर जिस पार्टी को 273 सीट्स मिल जाता है वो मेजोरिटी हो जाता है और बाकी लोग जो है अपोजिशन में रहते हैं, ठीक है। सो 273 सीट जो है वो मेजोरिटी है। अगर किसी भी पार्टी को मिलता है तो सरकार बनाता है, ठीक है। और मान लो अपोजिशन को ऐसा लगता है कि सरकार को मेजोरिटी नहीं है, अपोजिशन को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को 273 सीट्स का सपोर्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में अपोजिशन और लोकसभा कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब होता है कि हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। और तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है उसे मेजोरिटी, अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ कमिटी। आपको बोलता है कमिटी जो होते हैं, गवर्नमेंट कमिटी बनाता है टाइम टू टाइम, और कमिटी जो होते हैं प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोवाइडिंग द डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोविजन ऑफ द बिल। देखो कमेटी, कुछ स्टैंडिंग कमेटी होते हैं और कुछ होते हैं एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी जो होता है वो टेम्पररी होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है और एक बार वो पर्पस खत्म हो जाता है तो उसे हम डिजोल्व करते हैं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी जो होता है परमानेंट कमेटी होता है, और ये कमेटी जो होता है आपका लोकसभा के परमानेंट कमेटी में आते हैं स्टैंडिंग कमेटी। सो स्टैंडिंग कमेटीज़ का क्या रोल होता है कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया जाता है उस बिल को आफ्टर इंट्रोडक्शन इट इज सेंड टू कमिटीज़ एंड कमिटी उसको प्रॉपरली फिल करता है कि क्या वो कौन कौन से पार्ट एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता उसके बेसिस पे, ठीक है। सो और कभी कभी क्या करता है कि उसको जो भी बिल होता है उस बिल को थॉरली स्टडी करता है और क्या वो वाइबल है इम्प्लीमेंट करना या नहीं, उसके बारे में वो स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट बना के हाउस को भेजता है। सो ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ द बिल रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। आपको पता है कि जो मिनिस्टर हो सकते हैं उन्हें कोई डिपार्टमेंट का उतना नॉलेज ना हो, फिर भी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उनको वो मिनिस्ट्री दे दी है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो बिल तो बना लेते हैं, लेकिन क्या वो सच में इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लीगल ऑब्स्टेकल आ सकता है उसमें, उस चीज़ का एक्सपर्ट नॉलेज होता है इन कमिटी मेंबर के पास होता है। क्योंकि इसमें जो होते हैं लोग वो परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और वो उन्हें सब कुछ पता होता है। सो सिंस द हाउस डू नॉट हैव मच टाइम टू डिस्कस ऑन एवरी प्रोविजन ऑफ द बिल, कमिटी डिस्कस द बिल इन ए ग्रेट डिटेल। तो क्या होता है कि कमिटी जो क्या करता है, क्योंकि हाउस के पास इतना टाइम होता नहीं है, एक सेशन में बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो कमिटी उसको डिस्कस करता है और उसको फिल करता है। ऑल्सो इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ द पार्लियामेंट, इससे पार्लियामेंट का बर्डन भी कम हो जाता है और वो बाकी कामों पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। कितने तरह कमेटी होते हैं मैंने अभी बताया आपको। स्टैंडिंग कमेटी होता है, स्टैंडिंग कमेटी मतलब परमानेंट कमेटी बोलते हैं इसको, और ये जो है दे आर परमानेंट इन नेचर एंड दे सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कमेटी होता है। उसे ज्वाइंट कमेटी होता है। ज्वाइंट कमेटी जो होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए टू डिस्कस ए पर्टिकुलर बिल के लिए हम ज्वाइंट कमेटी ये अपॉइंट करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल इरेगुलरिटी। दे आर टेम्पररी इन नेचर एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। सो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम इसको ये करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। तो पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करते हैं, इसका एक यहाँ पे 2 पॉइंट है जिसको हमें समझना है। 52nd अमेंडमेंट जो है इसमें क्या है कि दिस इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। आपको पता है कि इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने अपना मेजोरिटी लूज कर गया और इसकी वजह से उसे रिजाइन करना पड़ा, सरकार गिर गया है। तो ये चीज़ पहले से चला आ रहा था। तो जब राजीव गांधी 1984 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 52nd अमेंडमेंट लेके आए थे। उस अमेंडमेंट में इस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट या लॉ। अकॉर्डिंग अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी, देखो यहाँ पे इट मीन्स दैट इफ द मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी
और वॉलंटरली लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ही इज सेड टू हैव डिफेक्टेड। यानी कि अगर मान लो कि कोई भी मेंबर है जो कि किसी एक पार्टी टिकट से जीत के आया है और वहाँ पर जाने के बाद वो दूसरे पार्टी में चला जाता है तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। या अगर कोई भी मेंबर जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जीत के आया और पार्टी के कहने से काम नहीं कर रहा है तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। हो सकता है वो पार्टी जब बुलाया उसे वोट देने के लिए वो ना आया हो तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। हाँ, सो इस तरह का पार्टी का इंस्ट्रक्शन को ना मान रहा हो, मेंबरशिप छोड़ रहा हो तो ऐसे मेंबर को हम मेंबर को ऐसे छोड़ के जाना या ना मानना, इसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से सही नहीं है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हो, वहाँ से आप फिर उस पार्टी की बात नहीं मान रहे हो। तो और ये 67 के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफेक्शन यूज होना शुरू हो गया था और इसकी वजह से बहुत सारे बहुत सारे सरकार जो है उनका सरकार गिर गया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और यहाँ पे क्या है कि इफ़ इट इज़ प्रूव दैट द मेंबर हैज़ डिफेक्टेड देन ही लूजेज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखो, अगर मान लो कि वो ऐसा पता होता है कि उसने ऐसा डिफेक्ट किया है पार्टी को तो उसे मेंबरशिप लूज करना पड़ता है। ही सी डिसक्वालीफाई फॉर होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिसर्स लाइक मिनिस्टरशिप। तो अब मिनिस्टरशिप नहीं रहता, इसलिए कोई आदमी इस तरह गलती नहीं करता है। 91st अमेंडमेंट क्या है कि दिस अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, तो मैंने डिस्कस किया पहले वाला वीडियो देखो आप, उससे पता चल जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी मोर देन 15%। अगर मान लो कि 500 सीट्स है सपोज, तो 75 जो हो गया वो 15% होगा इसका। 15% 500 का 75 होगा। और कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर में या सेंट्रल लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर के 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, सो अगर होता है तो फिर दैट बिकम डिसक्वालीफाइड। सो इस तरह से 92nd अमेंडमेंट जो है, क्योंकि पहले कभी क्या होता था कि कोalition गवर्नमेंट के समय बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिक्लेयर करना पड़ता था और ये स्ट्रेंथ बढ़ के 100-150 तक हो जाता था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने ये अमेंडमेंट लाए हैं और इसके बाद से अब 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया हो एग्जीक्यूटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो कमेंट इट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।